हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री का जो लेक्चरर का पेपर हुआ था उसके आंसर की पर बात कर रहे थे। हम ऑलरेडी 3 पार्ट के दे चुके हैं जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन हम अब कवर करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं इस 50 क्वेश्चन की जो पूरी वीडियो है इसको एक साथ नहीं डाल पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़े थोड़े पार्ट में डालूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि आपने पिछली 3 वीडियो को दिया था। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू करते हैं आज। इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि इंग्लैंड में एक रक्तहीन क्रांति हुई और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो राजतंत्र था उसको हटाकर वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। यानी जो पावर थी वो राजतंत्र से हटाकर संसद को दे गई और राजतंत्र को केवल जस्ट नाम के लिए वहाँ पर रखा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 1688 और 89 में ये वहाँ पर हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई इसके पश्चात। हमें बताना है कि किस क्रांति के बाद फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि चार्ल्स दसम एक शासक था वहाँ का, और जिसको हटाने के लिए द्वितीय क्रांति हुई थी और जो कि हुई थी 1830 में। तो फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1830 की क्रांति के बाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 153 है दोस्तों, इसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं बता पाऊंगा। इसको अगर आपके पास इसका सही आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, कैंटरबरी टेल्स के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जेफरे चौसर की ये लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 155 पर चलते हैं। निम्न में से किस देश ने वियना सम्मेलन जो 1814-15 में हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है टर्की और डी है ऑस्ट्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी टर्की। क्वेश्चन नंबर 156 है, किसने कहा साम्राज्यवाद का अर्थ गैर यूरोपीय जातियों पर उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के शासन से हैं। यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि जो यूरोपीय राष्ट्र हैं जब वो शासन करते हैं किसी गैर यूरोपीय जाति, जैसे कि अफ्रीका हो गया या एशिया हो गया या अमेरिका हो गया, तो वही साम्राज्यवाद का अर्थ है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था पारकर्टी मून ने, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए लिखा है वर्साई की संधि को तोड़ना, ऑप्शन बी पोलिस गलियारे की आवश्यकता, सी तानाशाहों का उत्कर्ष और डी उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डाउट ये भी है कि तानाशाहों का उत्कर्ष भी इसमें हुआ ही था, लेकिन इसका जो सही आंसर ज़्यादा हम मानेंगे वो होगा ए, यानी वर्साई की संधि को तोड़ा था जब उन्होंने आक्रमण किया था। तो यहाँ पर जो पोलैंड पर जर्मनी ने जब आक्रमण किया था तो तब वहाँ पर वर्साई की संधि टूटी थी, तो इसलिए वो तत्कालिक कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, तो सही आंसर डेफिनेटली बी ही होगा। आलमगीरपुर यहाँ पर यूपी में है जो कि हिंडन नदी पर है, और रोपड़ जो है वो पंजाब में है। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 159 भी हड़प्पा कालीन स्थल से है। हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद किस राज्य में है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। अगर आपने ये पढ़ा होगा अच्छे से तो आप जानते होंगे कि जो उत्तरतम स्थल है वो है मांडा जो कि चिनाब नदी पर है। पूर्वी वाला है जो सबसे पूर्वी वो है आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। पश्चिमी जो है वो सुतकांगेडोर है दासका नदी पर। और दक्षिणतम स्थल जो है वो दायमाबाद है प्रवरा नदी पर। तो दायमाबाद सीधे सीधे महाराष्ट्र जनपद में है, महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 160 है, गृहव्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों, गृहव्रज जो थी वो मगध की राजधानी थी। मगध काफ़ी फेमस महाजनपद था जिसकी गृहव्रज के बाद राजगृह राजधानी बनी थी और उसके बाद पाटलिपुत्र। तो इसका सीधे सही आंसर है बी, यानी मगध। क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, हमको ये बताना है कि गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया और डी पावापुरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पावापुरी। पावापुरी इनसे रिलेटेड नहीं था, ये महावीर स्वामी से रिलेटेड था।
जबकि अन्य जो स्थल हैं ये तीनों ये इनसे रिलेटेड हैं। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी जो मृत्यु हुई थी, या हम कहेंगे कि वे स्वर्ग सिधार गए थे, तो ये उनका था। इसको ही हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से संत शुद्ध अद्वैतवाद के प्रचारक थे? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ। पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन था? तो दोस्तों आप जानते होंगे अशोक ने यहाँ पर कुछ राजमार्ग बनाए थे जो काफ़ी फेमस थे। यहाँ पर एक राजमार्ग था उत्तरापथ, दूसरा था दक्षिणापथ। तो आप ये भी जानते होंगे कि जो उत्तरापथ राजमार्ग था वह पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ता था। तो सीधे सीधे आपको पता होगा कि यहाँ पर जो मौर्य थे अशोक उनके ही अंडर में आते थे, यानी मौर्य वंश से ही अशोक संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों लगातार 2 क्वेश्चन यहाँ पर नदियों से आए हैं जो ऋग्वैदिक या वैदिक कालीन नदियाँ हैं। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की वीडियो बनाई है और इसमें आपको सारी वैदिक कालीन नदियों के नए नाम और पुराने नाम मिल जाएंगे। आप चैनल पे ज़रूर सर्च करिएगा उसको, या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप हिस्ट्री की वीडियोस से जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसमें जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन या ये टॉपिक हमेशा के लिए वहाँ पर तैयार हो जाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 164 करते हैं। झेलम नदी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वितस्ता। तो वितस्ता जो था वो झेलम का प्राचीन नाम था। बिपाशा व्यास का था, सरस्वती तो सरस्वती हो गई, और अस्किनी रावी का नाम है। सॉरी, अस्किनी जो है वो चिनाब का नाम है। तो यहाँ पर इसके बाद आगे चलते हैं। सुतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सुतुद्री दोस्तों यहाँ पर जो है वो सतलज नदी का नाम है। तो सुतुद्री जो है वो सतलज नदी का नाम है। घग्गर को हम सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सिंधु हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। मौर्य काल में कौन सी प्रकार की भूमि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी? तो यहाँ पर यह बताना है कि मौर्य काल में किस टाइप की भूमि जो थी वो राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो उस समय मौर्य काल में राजकीय जो भूमि होती थी, जिस पर जो भी धन उगता था, जो भी अनाज उगता था, वो सीधे राज्य का होता था, उसको बोलते थे सीता। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था और जिससे इसको सबसे ज़्यादा आय होती थी। तो दोस्तों आप जानते होंगे ये यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है। दानदेश को खानदेश के लिए नाम किसने दिया? तो आप जानते होंगे कि जो ये खानदेश है, ये खानदेश एक दक्षिण में राज्य था जो कि अकबर के समय था। तो अकबर का एक पुत्र था दानियाल, जिसके नाम पर अकबर ने खानदेश को दानदेश नाम रख दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तोलकाप्पियम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलाई ये दोनों एक साहित्य हैं दोस्तों, ये लगभग क्रमबद्ध हैं, तो यहाँ पर ये दोनों हैं नहीं, तो तोलकाप्पियम इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 169 है। चरक निम्न में से किस शासक का समकालीन था? तो चरक जो है वो कनिष्क के समकालीन और दरबारी भी थे। तो सीधे सीधे आंसर जो था वो ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 170 चलते हैं। स्वप्न वासवदत्ता किसकी किताब है या इसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है भास, बी कालिदास, सी सोमदेव और डी अश्वघोष। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा भास। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अगली वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, या मैं आपको अभी इसके बाद ये वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।